ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 के 9 क्वेश्चन, ठीक है ना। 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन थे, जिसमें से 9 क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किए थे, डिस्कस किए थे, ठीक है। अब आपको मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। ओह सॉरी, नॉट एक्सरसाइज 6.1, इट्स एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको होमवर्क सॉल्व करने के लिए कहा था। तो काफ़ी सारे बच्चों ने इसका सॉल्यूशन मुझे भेजा है, ठीक है, और ऑलमोस्ट सभी के सॉल्यूशन करेक्ट आए थे, बट बहुत सारे बच्चों ने सॉल्यूशन नहीं भी भेजा है। तो कोई भी रीज़न हो सकता है कि शायद उन्होंने सॉल्व ही ना किए या उसका आंसर उनको आ ही नहीं रहा था, एंड सो ऑन, जो भी है। तो देखते हैं, उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सो y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x a cos x प्लस b sin x। तो मेरा काम तो देखो, यहाँ पे क्या है, a और b आर्बिटरी कांस्टेंट है, दो आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो मैं तो सबसे पहले ना ये e टू द पावर माइनस 2x ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड करेगा यहाँ पे। तो इसको मैंने 1/e टू द पावर 2x लिखा, a cos x प्लस b sin x, ठीक है। और इस e टू द पावर 2x को शिफ्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा, y e टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x, ठीक है। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव 2e टू द पावर 2x प्लस सेकेंड एज इट इज e टू द पावर 2x और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, समझो, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहाँ पे a cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस a sin x हो जाएगा, a cos x का डेरिवेटिव माइनस a sin x, b sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, b cos x हो जाएगा। आई होप कि आपको ये इतना समझा होगा, बहुत सिंपल था, ज़्यादा कुछ इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, अगर आपका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव पार्ट अगर स्ट्रांग है तो। ओके, ठीक है। अब क्या करें, एक चांस हमारा हो गया, एक और टाइम डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, एक और बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से देखो e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x कॉमन निकाल रहा हूँ, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 2i प्लस dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया 2i प्लस dy बाई डी एक्स। अच्छा, ऐसा क्यों किया, अगर मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करता तो देखो मुझे यहाँ पे इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगाना होता और फिर इन दोनों पे भी प्रोडक्ट रूल लगाना होता। तो दो बार प्रोडक्ट रूल से बचने के लिए मैंने क्या किया, e टू द पावर 2x कॉमन निकाला, तो मुझे देखो अब एक ही बार प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू माइनस a sin x प्लस b cos x, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इन दोनों पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट एज इट इज e टू द पावर 2x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, इसका डेरिवेटिव, तो 2i का डेरिवेटिव कितना, 2 dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव कितना, d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, प्लस फिर सेकेंड एज इट इज 2y प्लस dy बाई डी एक्स एज इट इज, ठीक है। एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव 2e टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू माइनस a sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस a cos x और प्लस b cos x का माइनस b sin x, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो e टू द पावर 2x अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना देगा, 2e टू द पावर 2x dy बाई डी एक्स प्लस e टू द पावर 2x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये भी इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो देखो 2e टू द पावर 2x इंटू 2y, तो 4e टू द पावर 2x इंटू y, और फिर ये इसके साथ तो 2e टू द पावर 2x dy बाई डी एक्स।
और जब मैं इनमें से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ तो अंदर में क्या बचा, a cos x प्लस बी साइन एक्स। तो देखो a cos x प्लस बी साइन एक्स क्या हो रहा है, y e टू द पावर 2x। तो यहाँ पे क्या आएगा, y e टू द पावर 2x। समझा, माइनस कॉमन निकला तो अंदर में क्या बचा, a cos x प्लस बी साइन एक्स, और a cos x प्लस बी साइन एक्स क्या होता है, y e टू द पावर 2x। तो अब ध्यान से देखो, सब में से e टू द पावर 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल, कॉमन कैंसिल। तो क्या बचा, 2 dy बाई डी एक्स और 2 dy बाई डी एक्स कितना हो गया, ये 4 dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। 2 dy बाई डी एक्स, 2 dy बाई डी एक्स, 4 dy बाई डी एक्स और d स्क्वेयर y बाई डी एक्स स्क्वेयर। देन उसके बाद ये कितना हो गया, देखो ये यहाँ से 4y बचा और यहाँ से माइनस y जब इस साइड आएगा प्लस y, तो 4y प्लस y 5y इज इक्वल्स टू 0। तो ये तैयार हो गया अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप कि जिन भी बच्चों ने ये ट्राई किया होगा, जिनका आ गया उनके लिए तो वेरी गुड है, बट जिनका नहीं आया उन्होंने इस तरीके से इसको ट्राई करना चाहिए था। ओके, ठीक है, क्या करना है, बात क्लियर हो गई। ठीक है, सो बात क्लियर हो गई। पहले आपको क्या करना है, एक इक्वेशन तैयार करना है, फिर वहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक बार इक्वेशन तैयार हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना अब आप लोगों के लिए आसान है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस हैविंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस रिस्पेक्टिवली। फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो इसने एक्स इंटरसेप्ट तैयार किया और वाई इंटरसेप्ट तैयार किया, ठीक है। फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब एक से ज़्यादा, एक ये लाइन भी हो सकती है, तो इसने एक्स इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ तक तैयार किया, वाई इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ तक तैयार हो गया। एक लाइन ये भी हो सकती है, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाई इंटरसेप्ट हो गया। समझा, बात क्लियर हो गई इतनी। तो इस लाइन का सबसे पहले इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग ए एंड बी इंटरसेप्ट ऑन x एंड y एक्सिस, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, अभी बताया था मैंने आपको इक्वेशन, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। तो इसको अगर प्रॉपर वे में लिखे तो ये क्या दोगे, देखो bx प्लस ay इज इक्वल्स टू ab, ये क्या तैयार होगा आपका इक्वेशन। और इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट कौन होंगे, a और b, आर्बिटरी कांस्टेंट कौन होंगे, a और b। अच्छा, कैसे आर्बिटरी कांस्टेंट a और b हो गया, अब इस पे डिस्कशन करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, आर्बिटरी कांस्टेंट मतलब जो चेंज होता है, जो क्या होता है, चेंज होता है। जैसे मान लो ये लाइन है, तो ये x इंटरसेप्ट और ये y इंटरसेप्ट, ठीक है। अगर ये लाइन है तो यहाँ से यहाँ तक x इंटरसेप्ट, यहाँ से यहाँ तक y इंटरसेप्ट। मतलब देखो इस लाइन के लिए ये x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट, बट इस लाइन के लिए ये x इंटरसेप्ट और ये y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है, अगर मान लो लाइन ये होगी तो फिर इसके लिए ये x इंटरसेप्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और y इंटरसेप्ट ये हो जाएगा। तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और जो चेंज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्बिटरी कांस्टेंट। तो यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, मतलब a और b। तो कितने आर्बिटरी कांस्टेंट आ रहे हैं इसमें, 2 आर्बिटरी कांस्टेंट आ रहे हैं, कौन से a और b। तो मेरे पास कितने चांस है डिफ्रेंशिएट करने के, 2 चांस है। तो मैं फिर से उसको अच्छे से लिख लेता हूँ, bx प्लस ay इज इक्वल्स टू ab, bx प्लस ay इज इक्वल्स टू ab। चलो क्या करें, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट तो कर ही सकते हैं, लेकिन जब मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करूंगा तो आर्बिटरी कांस्टेंट एलिमिनेट होगा क्या, मुझे वो सोचना है। आर्बिटरी कांस्टेंट एलिमिनेट होगा क्या, ये तो हट जाएगा, bx का b रहेगा, ay का a dy बाई डी रहेगा, यानी a भी रहेगा b भी रहेगा। आपको याद है हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इस तरीके से कि हमारे पास 2 चांस है, तो एक बार डिफरेंशिएट करने पे एक आर्बिटरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए, 2 बार डिफरेंशिएट करने पे दूसरा आर्बिटरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं ना इसको a से डिवाइड करता हूँ।
किससे डिवाइड करता हूँ, ए से, डिवाइडेड बाय ए। अगर मैं इसको ए से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या देगा, देखो b बाय ए एक्स प्लस ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा b। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो b बाय ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो b बाय ए तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx और b का डेरिवेटिव कितना हो गया, 0 आ गया। अब अगली बार और एक चांस है अपने पास, फिर से डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो कम्प्लीटली कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 और dy बाई डी का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और 0 का डेरिवेटिव तो 0 होता है। तो ये देखो ये तैयार हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको क्या करते आना चाहिए इस बार आपको इस इक्वेशन, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इससे इक्वेशन तैयार करते आना चाहिए। उस इक्वेशन के अंदर कौन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ये पता करना है। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है फिर तो प्रोसेस आपको पता ही है, फिर क्या करना है। एक बार आपका इक्वेशन तैयार हो गया उसके बाद प्रोसेस क्या है ये आपको अब सॉल्व करते आती है। ओके ठीक है, ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए और एक बेसिक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। हालांकि ये आपने पिछले चैप्टर में वो नॉलेज को लिया था। देखो एक बार फिर से देख लो, अच्छे से समझो कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये हो गया पैराबोला, ठीक है, ये हो गया पैराबोला। तो ये वर्टेक्स कहाँ पर है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का है ओरिजिन। तो इसका इक्वेशन क्या होता था, इसका इक्वेशन होता था वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब मान ले कि ये पैराबोला कुछ इस तरीके से यहाँ पर है, ठीक है अलॉन्ग एक्स एक्सिस बट यहाँ पर है और ये वर्टेक्स है इसका, ठीक है। चलो मान लो कि ये जो वर्टेक्स है ये है अल्फा बीटा, वर्टेक्स क्या है अल्फा बीटा या और भी कुछ हो सकता है। तो इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, देखो वाई स्क्वायर माइनस 4ax है, x और अल्फा और बीटा है तो x कितना है अल्फा, y कितना है बीटा, तो यहाँ पे आएगा y माइनस बीटा होल स्क्वायर, y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a और x माइनस अल्फा। तो ये हो गया जनरल पैराबोला, ठीक है ना। ये हो गया ये जो पैराबोला का इक्वेशन आया वो यही से आया है। देखो जैसे ये शिफ्ट करके यहाँ पे आ गया तो जो अल्फा और बीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो अल्फा की वैल्यू 0 तो वाई स्क्वायर हो गया, सॉरी यहाँ पे बीटा चाहिए ना, y माइनस बीटा होल स्क्वायर, तो बीटा की वैल्यू 0 है, अल्फा की वैल्यू भी क्या है 0 है, तो ये बन गया इक्वेशन, ठीक है। तो आपको एक जनरल पैराबोला का इक्वेशन आप ध्यान में रखना है कि कोई भी पैराबोला कहीं पे भी हो। अब तक हम लोग हमेशा पैराबोला कौन सा देखते थे जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो। अब हम देख रहे हैं कि पैराबोला अगर कहीं पे भी है तो उसका वर्टेक्स अल्फा बीटा अगर है तो इक्वेशन, हाँ लेकिन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये जो पैराबोला ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाला है तो y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax माइनस अल्फा, ठीक है। ये क्या हो गया एक जनरल पैराबोला, इक्वेशन ऑफ जनरल पैराबोला, इक्वेशन ऑफ जनरल पैराबोला along x axis, along x axis, yeah, equation of general parabola whose axis मतलब ये हो गया पैराबोला के एक्सिस, whose axis parallel to x axis, whose axis parallel to x axis, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इक्वेशन किसका है, एक जनरल पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। अगर आपको ये ध्यान में रहेगा तभी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला हैविंग लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a, ठीक है। अच्छा ये जो होता है लैटिस रेक्टम, आपको पता है इसको हम लैटिस रेक्टम बोलते हैं, लैटिस रेक्टम, इसकी लेंथ हमेशा क्या होती है 4a, मतलब हर पैराबोला की जो लैटिस रेक्टम होगी उसकी लेंथ हमेशा 4a ही होगी। एंड एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब वो कहना चाहते हैं कि एक पैराबोला जिसकी लेंथ, जिसके लैटिस रेक्टम की लेंथ कितनी है 4a, यह हर पैराबोला के लैटिस रेक्टम की लेंथ हमेशा 4a ही होती है, ठीक है ना। हर पैराबोला के लैटिस रेक्टम की लेंथ क्या होती है 4a ही होती है। और इसकी जो एक्सिस है, मतलब ये देखो ये होगी इसके एक्सिस, किसकी पैराबोला की, ये एक्सिस कैसे पैरेलल है किसको, एक्स एक्सिस को, ये मतलब वो इसी पैराबोला की बात कर रहे हैं, बस बात खत्म।
मतलब ये एक्चुअली किस पैराबोला की बात करें, जिसकी लैटिस रेक्टम की लेंथ 4a हो और जिसके एक्सिस किसको पैरेलल हो, एक्स एक्सिस को पैरेलल हो। तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये क्या हो जाएगा, क्या पता है, y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a एक्स माइनस अल्फा, 4a एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा आपको कि इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट कौन है। वैसे हमें 3 कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, अल्फा, बीटा और a, बट क्या ये तीनों के तीनों आर्बिटरी है क्या, नहीं है। 3 आर्बिटरी नहीं, आर्बिटरी 2 ही है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, ये 2 ही आर्बिटरी कांस्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, अल्फा और बीटा, क्योंकि इसका वर्टेक्स क्या होगा, चेंज होगा, वर्टेक्स क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। तो कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है इसमें, 2 ही आर्बिटरी कांस्टेंट है। चलो ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पता चल गया, ये भी पता चल गया कि कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है, 2 ही आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो हमारे पास कितने चांस है डिफ्रेंशिएट करने के, 2 चांस है। तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि जब फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करें तो एक आर्बिटरी कांस्टेंट हट जाए, और सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करें तो सेकंड आर्बिटरी भी कांस्टेंट हट जाए। ये एक तरीका हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इसको एक्सपांड करता हूँ, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4ax माइनस 4a अल्फा। ठीक है, चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2y dy बाई डी एक्स, 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2 बीटा y का कितना होगा, 2 और बीटा कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और y का कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। बीटा स्क्वायर का कितना होगा, 0। देन उसके बाद 4ax का क्या होगा, 4 और a कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x का हो जाएगा 1, और इसका कितना हो गया कंप्लीटली, देखो 4 भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, अल्फा भी कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 0। क्या दोनों आर्बिटरी कांस्टेंट, 2 में से एटलीस्ट एक तो भी आर्बिटरी कांस्टेंट हटा क्या, नहीं, एक भी नहीं हटा। क्या करें अब, एक भी नहीं हटा, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि मैं 2 से तो डिवाइड कर ही सकता हूँ। देखो 2 से डिवाइड करने पे क्या देगा, होगा y dy बाई डी एक्स माइनस बीटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2a। ठीक है, अब बात आती है कि बीटा को किस तरीके से एलिमिनेट किया जाए। तो बीटा को एलिमिनेट करने के लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं कि बीटा को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है ना, बीटा को सेपरेट कर लेते हैं। तो बीटा को यहाँ सेपरेट कैसे किया जाए, तो y dy बाई डी एक्स 2a को शिफ्ट किया तो माइनस 2a, और ये बीटा dy बाई डी एक्स को उधर शिफ्ट किया तो बीटा dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स को शिफ्ट कर दे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो y dy बाई डी एक्स माइनस 2a होल डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स, तो इज इक्वल्स टू में कितना बचा, बीटा बचा, तो बीटा सेपरेट बच गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, हाँ थोड़ी सी इसको डिफ्रेंशिएट करने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट बीटा तो आपका डिफ्रेंशिएट करने के बाद एलिमिनेट हो ही जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बात आपके दिमाग में नहीं चलनी चाहिए कि सर आप ए को क्यों नहीं एलिमिनेट करने के पीछे पड़ रहे हैं, ए भी तो आर्बिटरी कांस्टेंट है। नहीं, ए आर्बिटरी कांस्टेंट ही है। इस पूरे इक्वेशन के अंदर, इस पूरे इक्वेशन के अंदर आर्बिटरी कांस्टेंट कौन है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा आर्बिटरी कांस्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम लोग किस में इंटरेस्टेड हैं, हम लोग बीटा को एलिमिनेट करने में इंटरेस्टेड हैं, ए को नहीं। ए के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। अच्छा एक काम और कर सकती है, डी वाई बाई डी एक्स में दोनों के साथ डिवाइड कर लेता हूँ, तो जब मैं डी वाई बाई डी एक्स इधर वाई डी वाई बाई डी एक्स के साथ डिवाइड करूँगा तो ये क्या देगा, वाई देगा, और यही डी वाई बाई डी एक्स जब इधर डिवाइड होगा ये कितना देगा, 2a अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स देगा, और इज इक्वल्स टू में कितना बचेगा उधर बीटा। तो अब मेरे पास एक चांस और है, क्योंकि अब तक मैंने एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया, तो एक और बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स माइनस ये 2a अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, मैं साइड में निकाल के बता देता हूँ। 2a अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, तो 2a कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और डेरिवेटिव में क्या बचा, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, याद है ना 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला। तो 2a कांस्टेंट
तो 1/f(x) का डेरिवेटिव कितना होता है? -1/f(x) का होल स्क्वायर, यानी कि dy/dx का होल स्क्वायर। और साइड में क्या आता है? f(x) का डेरिवेटिव, तो dy/dx का डेरिवेटिव d²y/dx², और बीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो देखो आपका बीटा क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, एक प्रॉपर वे में लिख लो। तो ये हो जाएगा dy/dx, ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करने पे प्लस 2a d²y/dx² होल डिवाइडेड बाय dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो मैं इस पूरे क्वांटिटी को dy/dx होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। किससे? dy/dx होल स्क्वायर से। या आप ऐसा भी सोचो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ करके, इसके डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये dy/dx होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड होगा किसके साथ? dy/dx के साथ। तो क्या देगा? dy/dx होल क्यूब आ जाएगा, प्लस फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 2a d²y/dx² आएगा, और होल डिवाइड में क्या आएगा? ये आ जाएगा। इसको जब मैं शिफ्ट करूँगा 0 की तरफ तो 0 हो जाएगा। तो देखो ये आ जाएगा अपना फाइनल आंसर। तो इसमें से ए एलिमिनेट नहीं होगा, और हम उसको एलिमिनेट करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। हम एलिमिनेट किसको करना चाहते हैं? अल्फा और बीटा को। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा था, बट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आप लोग इसी क्वेश्चन को फिर से खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। ओके, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज ट्वाइस इट्स माइनर एक्सिस, ट्वाइस इट्स माइनर है। तो पहले तो इलिप्स के बारे में समझते हैं कि आपको पता ही है, आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में डिस्कस किया था हमने। तो जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इलिप्स कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है ना, ये होता है इलिप्स। ठीक है, ये जो होती है इसको हम लोग कहते हैं मेजर एक्सिस, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होती है माइनर एक्सिस, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका इक्वेशन याद है सबको? x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1। ये होता है इलिप्स। ए क्या है? मेजर एक्सिस, और बी क्या है? माइनर एक्सिस। ठीक है, तो इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? इलिप्स का इक्वेशन होता है x² प्लस y² इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या बोला है कि जो मेजर एक्सिस है ये ट्वाइस है इट्स माइनर एक्सिस। मतलब जो मेजर एक्सिस है यानी कि ए, ये किसके बराबर में है? माइनर एक्सिस के ट्वाइस है, मतलब 2b। ए किसके बराबर में है? माइनर एक्सिस के 2 टाइम्स है। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये होता है x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1। सो x² प्लस y²। एक काम करते हैं ना, इस a की जगह अगर मैं a की जगह 2b रखूं, a की जगह 2b, तो 2b का स्क्वायर कितना होगा? 4b² हो जाएगा, और ये b² इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्या करें बेस सेम बनाने के लिए? ये 4b² है, तो x²/4b² प्लस यहाँ पे बेस सेम बनाने के लिए ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई किया। दोनों का बेस सेम बन गया, एक बार लिखा, और ऊपर में क्या आएगा? x² प्लस 4y² इज इक्वल्स टू 1। तो 4b² को शिफ्ट किया, 4b² को शिफ्ट किया, तो ये कितना देगा अपने को? x² प्लस 4y² x² प्लस 4y² इज इक्वल्स टू 4b²। तो ये अपने पास कुछ फाइनल इक्वेशन तैयार होगा। ठीक है, देखो ये कंडीशन हमें गिवन थी ना, ये कि जो मेजर एक्सिस है, मतलब ये डिस्टेंस माइनर एक्सिस के 2 टाइम्स है, यानी ए की वैल्यू किसके बराबर में? 2b के बराबर में। जो एलिप्स का इक्वेशन है वो ये है x² प्लस y² इक्वल्स टू 1। अब a की वैल्यू कितनी है? 2b, तो यहाँ a की जगह मैंने 2b रखा, तो 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4b²। तो x²/4b², y²/b²। मुझे दोनों का बेस सेम बनाना था, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया,
अब दोनों का बेस सेम बन गया, एक बार लिखा, ऊपर में कितना आएगा x² + 4y², इसको शिफ्ट कर दिया तो ये फाइनल आ गया। अब इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, एक ही है, वो है b। कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो मेरे पास कितना चांस है, एक ही चांस है। तो देखो एक चांस अगर मेरे पास है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट होगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x² का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, 4y² का डेरिवेटिव 4, कांस्टेंट बाहर, y² का 2y dy/dx इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट, b² भी कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0। 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड करने पे x + 4y dy/dx इज इक्वल टू कितना बचा 0। तो यह आएगा अपना फाइनल आंसर। देखो इसमें एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। तो क्या करना है अपने को, सबसे पहले जो वर्ड प्रॉब्लम दिया है उससे इक्वेशन तैयार करना है। इक्वेशन तैयार करने के बाद आपको ये समझना है उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और फिर वो क्वेश्चन प्रीवियस वाले क्वेश्चन के जैसे हो जाते हैं, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने बार डिफ्रेंशिएट करो एंड सो ऑन, ठीक है। ओके ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो ये चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, और इतना आसान भी नहीं है। जैसे जैसे आप इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाओगे ना, आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर थोड़ा सा टफ होते जा रहा है करके। अभी जो शुरू है ना वो इसका ईजीएस्ट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है ना, ईजीएस्ट पार्ट है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये चैप्टर और थोड़ा सा टफ होते जाएगा, बट अगर आपका ये पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर है ना तो आगे वाली चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ही सीरियसली उसके बाद जो न्यूमेरिकल मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ उसको पहले खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा बहुत से लोगों को शायद ये दिक्कत हो रही है कि सर हम इसको नोट डाउन कैसे करें। कुछ नहीं करना है, जैसे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन लिखो और उसी क्वेश्चन को आप फिर से ट्राई करो, ठीक है ना। इस तरीके से प्रोसेस करो। सिर्फ ये देखने से कुछ नहीं होने वाला है, अभी भी बता देता हूँ कि सिर्फ आप देखने से आपको लगेगा कि अरे यार हमको तो बहुत सिंपल लग रहा है, जब खुद से सॉल्व करने जाओगे तब पता चलेगा कि ये वाकई में ये टफ पार्ट है करके, ठीक है। ओके तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आने से पहले आपको और एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दूं। जैसे मान लो एक लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है ax + by + c = 0, और एक दूसरी लाइन है जो इसको पैरेलल है, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। लाइन L1 का इक्वेशन क्या है, ax + by + c = 0। तो लाइन L2 का इक्वेशन क्या होगा, जो लाइन पैरेलल होगी L1 को उसका इक्वेशन, ये ax तो सेम रहेगा, by भी सेम रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म अलग रहेगा। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है तो यहाँ पे कुछ और होगा, लेट से d होगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक लाइन है जिस लाइन का इक्वेशन है 3x 2x + 3y + 4 = 0, 2x + 3y + 4 = 0, तो एक सेकंड लाइन जो इसको पैरेलल होगी, इसका इक्वेशन क्या होगा, 2x तो रहेगा ही इस लाइन का इक्वेशन, 3y सिर्फ कांस्टेंट टर्म डिफरेंट रहेगी। ये कितना है 4 है, तो यहाँ पे कुछ और हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिर 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स से अल्फा है, समझा। तो अगर दो लाइन पैरेलल तो उसका x पार्ट सेम होता है, y पार्ट सेम होता है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू द लाइंस। मतलब इस लाइन को जो लाइन पैरेलल होगी उस लाइन के इक्वेशन से अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है। तो जैसे ये लाइन हो गई है 2x + 3y + 4 = 0, ये लाइन हो गई, और इस लाइन को पैरेलल है ये लाइन, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा 2x + 3y + α = 0। जैसे जैसे अल्फा की वैल्यू चेंज होगी ये अलग अलग लाइन मिलते जाएगी और वो इसको कैसे रहेगी, पैरेलल होगी। जैसे अगर अल्फा की वैल्यू 1 है तो मान लो ये लाइन हो गई, अल्फा की वैल्यू 2 के लिए एक दूसरी लाइन होगी, अल्फा की वैल्यू 3 के लिए तीसरी लाइन होगी, लेकिन वो सारे के सारे लाइंस इस पर्टिकुलर लाइन को कैसे रहेंगे, पैरेलल होंगे। इसीलिए फैमिली ऑफ लाइंस वर्ड यूज किया गया, मतलब एक से ज़्यादा अल्फा की वैल्यू डिफरेंट तो लाइन भी डिफरेंट बनेगी, लाइन डिफरेंट तो बनेगी, बट वो सारे के सारे लाइंस इस लाइन को कैसे रहेंगे, पैरेलल। तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइंस कितना 2x + 3y
प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 0। अब इसको देखने के बाद तो बहुत आसानी से बता सकते हो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अल्फा है करके, क्योंकि अल्फा ही चेंज होने वाला है यहाँ पे, तो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है। और यहाँ पे तो बहुत आसान है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का डेरिवेटिव 2, 3y का डेरिवेटिव 3 dy बाई डी एक्स, और अल्फा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, अल्फा का डेरिवेटिव 0। तो ये तैयार हो गया अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है क्या इसमें? नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? ओके, धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं सारे कंसेप्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज के क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए। अब उस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इजी है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसानी से बना लेंगे, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, तो आप उसको ट्राई करो, उसके जो सॉल्यूशन है वो मुझे फॉरवर्ड करो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको उसके सॉल्यूशन पहले डिस्कस करूँगा और फिर नए टॉपिक पे बढ़ेंगे। ओके, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होते हैं।